खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। विपक्षी दलों ने कहा, दावों के बावजूद बरकरार है एलपीजी की किल्लत। वहीं घर में घुसकर सिलेंडर पार करने की घटनाएं हुई आरंभ। ब्रज रस उत्सव में विवादों और आरोपों की घुली खटास। भजन गायक कन्हैया मित्तल से बदसलूकी के बाद अब यजमानों के नाम पर वसूली के लगे आरोप। युवक को बेरहमी से पीट मृत समझकर खेत में फेंका। कहरानी इलाके में उधार की रकम को लेकर सामने आई घटना। और बंदरों के झुंड ने 5 साल के बालक को किया गंभीर घायल। सांखला गांव की है घटना। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। एलपीजी गैस की समस्या को लेकर आम जन की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता हिमांशु शर्मा के अनुसार इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध से आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के दावों के बावजूद गैस एजेंसियों पर कतारें लगी हुई हैं। साथ ही 25 दिन में एक सिलेंडर मिल पा रहा है। इसके अलावा घरों तक सप्लाई बाधित है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी अब आने वाले हैं। किस तरीके जुमलों की बारिश कर रखी थी और आज हालत बद से बदतर हो रही है। आम आदमी की महंगाई के कारण कमर तोड़ कर रख दी है। आज एलपीजी की हालत देखिए आप, बद से बदतर हालत बना दिया है। लोगों के घर में चूल्हे जलने शुरू हो गए हैं। सन 47 की याद आने लगी है। लोग लकड़ियां लेकर सरों पर लेके आ रहे हैं। अरे भाई, ये डबल इंजन की सरकार है। मैं कहता हूँ प्रोडक्शन हमारे बाड़मेर में ही रिफाइनरी का हो रहा है, हमारे बॉम्बे में भी प्रोडक्शन हो रहा है। उस प्रोडक्शन को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? ठीक है, ये मानते हैं 60% तेल बाहर से आता है, यूएई से आता है, कतर से आता है, और रोटी तो परिमित हुआ है, सप्लाई तो पूरी मिल ही रही है। तो क्यों आपने आज जहाज ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हो? आप क्यों संख्या नहीं बढ़ा रहे हो? जब हमारे देश में स्टोरेज की भी कमी है, स्टोरेज को उनको बढ़ाना चाहिए। मोदी जी को सारी की सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले चुनावों में जनता ने जो ध्वंस झेल रही है, जिस तरीके से हाहाकार मचा रखा है, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, सिलेंडर 2,500 रुपये के मिल रहे हैं, तो ऐसी हालात जो हो रही है। अभी तो युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में है। अगर हमारे ऊपर सपोज करो अगर कोई विपत्ति और युद्ध आता तो हम तो दर दर की ठोकरें खाने को जनता मजबूर हो जाती। जहां 3 दिन युद्ध शुरू हुआ नहीं और 60 रुपए आपने बढ़ा दिए। इतिहास में 933 रुपए का सिलेंडर एक आम आदमी किस तरह वहन कर रहा है। मैं कह रहा हूँ इस सरकार ने जो काम किए हैं वो जनता इतनी ज़्यादा इनसे नाराज है कि आने वाले समय में इनको भागना पड़ेगा। एलपीजी की व्यवस्था ये चाहे तो करा सकते हैं, पेट्रोल की डीजल की व्यवस्था चाहे तो ये कम कर सकते हैं, रेटों को सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन उनके मुनाफे में कोई कमी नहीं आ रही है। एलपीजी का सबसे ज़्यादा तो वितरक हमारे रिलायंस ग्रुप है, और रिलायंस किनका है ये सारी देश की जनता जानती है। ये चाहे जब मदद कर सकते हैं जनता को, लेकिन जनता को परेशान कर रखा है। नवरात्रों का समय, इतना शानदार ऐतिहासिक समय पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राजस्थान में और ख़ासतौर से अलवर जिला में तो इतने धार्मिक आयोजन होते हैं, ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन वो सारे जो है ठप कर दिए गए हैं। तो इस अवसर पर मैं देश के प्रधानमंत्री से, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि कम से कम जनता के दुख और दर्द को समझने का प्रयास करें, एलपीजी की व्यवस्था करें। 25-25 दिन में, एक महीने में सिलेंडर लोगों के पास में आ रहा है, उस चीज़ उसको रोकें। ज़्यादा से ज़्यादा जहाज वहाँ भेजकर सप्लाई को लाकर स्टोरेज करें, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। वहीं एक जागरूक नागरिक ने बताया कि वे टूर पर सप्ताह में 3 दिन बाहर जाते हैं, लेकिन अधिकांश जगह होटलों में खाना मिलने में समस्या सामने आ रही है। उधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शहर सचिव मनमोहन सैनी के अनुसार एलपीजी गैस के लिए लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। ऐसे में केंद्र को इस समस्या से राहत दिलानी चाहिए। उधर श्रमिक नेता तेजपाल सैनी ने आरोप लगाया कि सरकार गैस की कमी नहीं होने के तर्क देती रही, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर सीमित कर घरेलू सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए गए। कई जगह तो पूरे दिन लाइन में लगने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन सिलेंडर बुकिंग में कठिनाइयां सामने आ रही हैं। आज जो हालात देश के बन रहे हैं उसमें मुख्य रूप से तो जो
ईरान, इजराइल, अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है उससे प्रभावित है, परंतु उसका प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु ये सरकार क्या है, झूठ बोल रही है। इसके जितने भी मंत्री हैं, एमएलएज हैं या छोटे कार्यकर्ता हैं, वो सभी ये कह रहे हैं कि साहब कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, देश की कोई कमी नहीं है, जबकि वास्तव में आम जनता गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी लाइन लगाए बैठे हुए हैं। सुबह सिलेंडर लेकर के जाते हैं और लाइन में लगाते हैं और सिलेंडर को ही बैठे बैठे अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तो किल्लत तो बढ़ रही है। समाचार के माध्यमों से ये भी आ रहा है कि साहब रसोई गैस के सिलेंडर जो हैं वो पहले बंद कर दिए थे, बुकिंग की जो डेट थी पहले 21 दिन की, अब उसको भी बढ़ा करके 25 से 26, 27 दिन कर दिए हैं। उसके बावजूद भी वो टाइम पर सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। आम जनता गैस एजेंसियों से जाती है, अपनी पर्ची कटवाती है बुक कराने के बाद में, और उस पर्ची को लेकर के फिर जहां उनके गोदाम है उन गोदामों से वो सीधे ला रहे हैं। जो घर पर जो पहुंचाने की जो सुविधा थी सिलेंडरों की, वो प्राय समाप्त हो गई है। तो इससे साफ जाहिर है कि गैस की किल्लत तो बनी हुई है, परंतु सरकार अपनी जो वाहवाही बनाए रखना चाहती है वो झूठ है। बल्कि ऐसी परिस्थितियों में तो सरकार को चाहिए कि जनता से साफ बात करें कि गैस की स्थिति ये है और अपनी सावधानी से गैस का उपयोग करें, जिससे कि आम जनता में त्राही या ब्लैकमेलिंग, ऐसी स्थिति में ब्लैकमेलिंग भी बढ़ रही है, क्योंकि बहुत से जो पहुंच के जो आदमी हैं वो अपने पास सिलेंडर ज़्यादा रखते हैं और ब्लैक में भी वो बेचते हैं। तो सरकार अगर आम जनता से ये अपील करती या वास्तविक स्थिति से अगर अवगत कराती है आम जनता को, तो ये स्थितियाँ नहीं बन पाती और आम जनता भी सरकार को सपोर्ट करती है। परंतु आज सरकार झूठ पर झूठ बोली जा रही है कि साहब होर्मुज़ से साहब हमारे 4 जहाज़ आ गए, इतने टन गैस आ गई, इतनी वो आ गई। ये सब बकवासबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। और सरकार आम जनता को गुमराह कर रही है, भ्रम फैला रही है, जो गलत है। और ये जबकि दूसरे जो भी राजनीतिक दल हैं उन पर कह रहे हैं कि साहब ये इस तरह की जो बकवासबाजी कर रहे हैं देश हित में नहीं है, वो भला में नहीं है। तो ये स्थिति है, ये सरकार वास्तव में आम जनता को गुमराह कर रही है, ब्लैकमेलिंग कर रही है। जब सरकार ये कह रही है कि हमारे पास में गैस पर्याप्त मात्रा में है, उसके बावजूद 60 रुपये पर सिलेंडर क्यों बढ़ा दिए? इससे साफ जाहिर है कि सरकार को एक बहाना चाहिए था और 60 रुपये सिलेंडर आम जनता पर बोझ और लाद दिया गया है। रसोई गैस है, उसमें सारी स्थिति, सारे देश की स्थिति इस तरह की है और बहुत सारे होटल तो बंद ही हो गए। जो व्यावसायिक कॉमर्शियल सिलेंडर मिलना था वो भी नहीं मिल पा रहा। और रसोई के जो हमारे मोदी जी हैं वो बड़ी तरह तरह की बातें करते हैं। और आप ये देखिए, गुजरात के अंदर ही लोग पलायन करने, मजदूर हैं जो उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा, 3-3 हज़ार में सिलेंडर मिल रहे हैं, तो मजदूर क्या करें? इन स्थितियों को कम से कम संभालना चाहिए। हमारे मोदी जी कहते हैं कि मैं आविष्कार कर रहा हूँ, और उन्होंने इस तरह का आविष्कार किया कि नाली के अंदर आप जो गैस निकलती है उसको डाल दो और उससे चूल्हा रख दो और उस पर चाय बन जाएगी। ये देश 21वीं सदी की ओर जा रहा है और हमारे मोदी जी किस तरह की बातें करते हैं। मोदी जी, आज मजदूर लाइन के अंदर खड़े हुए हैं, मजदूर रो रहे हैं, आपने ये भी नहीं किया और उसके गैस के दाम और बढ़ा दिए। आप कुछ करिए, ऐसे नहीं होगा। अलवर के अंदर भी और भी स्थिति खराब है। अलवर के अंदर 2.5 कम से कम 2-2 हज़ार के गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। ब्लैक मेलिंग चल रही है। प्रशासन मुख दर्शन कर बैठे हैं, लेकिन कोई जनता की तरह ध्यान नहीं है। मरे गिरे कुछ भी हो, तो हमारा प्रशासन से ये मांग है कि कम से कम जनता को राहत मिले। सर, गैस के बारे में तो आप बात ही ना करें तो अच्छा है। 70 साल से, जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से लेके अब तक हमने ऐसी किल्लती और ऐसी परेशानियां आज तक नहीं उठाई। इस टाइम मेरा काम है हफ्ते में 3 दिन बाहर रहना। वहाँ बाहर रहता हूँ तो होटलों पे खाना नहीं मिलता है। गैस की वजह से आधे से ज़्यादा होटल बंद हुए पड़े हैं, और मिलता है तो तंदूर वाली वैसी रोटी मिलती है जो हमको नुकसान देती है। इसलिए बड़ा परेशानी हो रही है गैस के मामले में। हर साल आप भंडारे का कार्यक्रम भी करते हैं, तो इस तरह नवरात्रे चल रहे हैं, और क्या इस टाइम भाई साहब नवरात्र में भंडारे का, मैं हर साल भंडारा करता हूँ माता रानी का। दहमी में जाके मेरी कुल देवी मैया है, हम वहाँ भंडारा करते हैं। लेकिन गैस की वजह से इस बार वो प्रोग्राम हमने पोस्टपोन करना पड़ा।
कुल मिलाकर एलपीजी गैस वितरण की व्यवस्था पहले की तरह पटरी पर नहीं आ पा रही है। और वहीं ईरान और अमेरिका इजरायल युद्ध के बीच सिलेंडरों की मारामारी के दौरान शातिर घर में घुसकर गैस सिलेंडर पार कर रहे हैं। अलवर की मधुबन बैंक कॉलोनी में ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां एक घर के बाहर आकर बाइक सवार युवकों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें नजर आ रहा है कि बाइक सवार 2 युवकों ने थोड़ी देर घर के बाहर रुककर रेकी की। इसके बाद एक युवक बाइक से उतरा और घर में घुसकर गैस सिलेंडर ले गया। इन दिनों सिलेंडर लेने के लिए भीड़ लग रही है और ऐसे में गैस सिलेंडर चोरी होने की घटनाएं भी हो रही हैं। वहीं पीड़ित ने चोरी की शिकायत पुलिस को दी है। और अब बात करते हैं विवादों में घिरे अलवर में आयोजित ब्रज रस उत्सव की। अलवर के विजयनगर मैदान में चल रहे ब्रज रस उत्सव के आयोजक विवाद में घिरते जा रहे हैं। भजन गायक कन्हैया मित्तल से बदसलूकी के आरोपों के बाद अब श्याम मंडल ने आयोजकों पर यजमान बनाने के नाम पर जबरन रुपए मांगने सहित कथावाचकों, साधु संतों और भजन गायकों के नामों के दुरुपयोग के आरोप जड़ दिए हैं। हालांकि मुख्य आयोजक अमित सिंघल इन्हें बेबुनियादी बता रहे हैं। गौरतलब है कि 2 दिन पहले उत्सव में पहुंचे भजन गायक कन्हैया मित्तल की साउंड सिस्टम वाले से कहासुनी हुई थी। इसके बाद वे मंच छोड़कर गए और बाद में सोशल मीडिया पर लाइव आकर कहा था कि उनके साथ बदसलूकी हुई, लेकिन आयोजकों ने माफी तक नहीं मांगी। एटीएल ने इसे लेकर शुक्रवार को खबर प्रसारित की थी। बहस करने से कुछ नहीं होता है, इतनी अकड़ तो अच्छी नहीं होती भाई भगवान के दरबार में। कौन है भाई ऑर्गेनाइजर यहाँ? अब ये साउंड वाले राजी नहीं है, बोले हम साउंड चलाएंगे ही नहीं। तो हमें बुलाया किस लिए आपने? नहीं, मना कर रहे हो, उनके बस का नहीं है। कोई ऑपरेटर दूसरा है? तुम मालिक हो क्या साउंड के? कोई ऑपरेटर है दूसरा? इतनी गर्मी तो भाई अमेरिका का ट्रम्प भी नहीं खा रहा है। तो भजन करने आए हैं, अब सिंगर यहां नहीं मांगेगा तो कीर्तन के बाद बाहर मांगेगा। ये लोग किस लिए आए हैं? तुम्हारा गुस्सा देखने के लिए? लाइव में आवाज चली गई थी। मेरा इतना सा कहना है कि ये जितने भी साउंड की एसोसिएशन है जो चिक चिक कर कलाकारों को गालियां देते हैं कि कलाकारों ने साउंड के लिए क्या कह दिया, क्यों कह दिया, कैसे कह दिया, क्या आप लोगों की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि कलाकार जो स्टेज पर गा रहा है, आज अलवर के कीर्तन से मैं निकला हूं, थोड़ी विचार करें, चर्चा करें। उधर मामले ने तूल पकड़ा तो कन्हैया मित्तल के समर्थन में श्याम बाल प्रचार मंडल समिति उतर आई। समिति के आलोक यादव सहित विभिन्न मंडलों ने प्रेस वार्ता की। इसमें गंभीर आरोप आयोजक सिंघल पर लगाए गए। अलग अलग श्याम मंडलों ने कहा कि श्याम नाम की भावना भी आहत हो रही है। आलोक यादव ने आरोप लगाया कि कथा शुरू होने से करीब 15 दिन पहले उन्हें मुख्य यजमान बनाने के लिए धनराशि मांगी गई थी। इसी तरह सेठ सांवरिया मंडल के अध्यक्ष विशाल जसोरिया ने कहा कि श्याम बाबा का दरबार सजाने की खातिर श्याम सेवक बनने के लिए धनराशि मांगी गई। इसी तरह श्याम यात्रा मंडल के मयंक खंडेलवाल और श्याम आराधना मंडल के अशोक चौधरी ने भी आरोप लगाए। इन्होंने यह भी कहा कि भजन गायकों के साथ इस तरह के व्यवहार के बाद प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी ने अलवर आने से इनकार कर दिया। कोलकाता के भजन गायक संजय मित्तल ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आयोजक अमित सिंघल ने बुकिंग करवाई थी, फिर इसे कैंसिल करके संजय मित्तल के बीमार होने की अफवाह फैलाई गई। 2.5 महीने पहले उनसे 18 मार्च को अलवर में श्याम बाबा कीर्तन के लिए संपर्क किया गया था। कार्यक्रम तय होने के बाद उन्होंने टिकट भी बुक करा ली थी, लेकिन 15 दिन पहले फोन कर कहा कि कथा का समय बदल गया है और कीर्तन नहीं होगा। बाद में लोगों को यह बताया गया कि संजय मित्तल बीमार हैं, इसीलिए नहीं आए। यहाँ अलवर में सैकड़ों की संख्या में श्याम प्रेमी इकट्ठे हुए हैं। इनका सबका दर्द एक ही है कि अभी हम देख रहे हैं कि अलवर में बहुत बड़ी कथा हो रही है। कथावाचक आदरणीय इंद्रेश जी के मुख से अच्छी कथा चल रही है, लेकिन हमने देखा 18 तारीख को यह संजय मित्तल जी की
फोटो लगाकर श्याम प्रेमियों को, श्याम भक्तों को गुमराह किया गया कि 18 तारीख को संजय मित्तल द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। वहाँ मुझ जैसे काफ़ी श्याम प्रेमी पहुँचे, उन्होंने वहाँ देखा कि संजय मित्तल जी नहीं आ, वहाँ पता लगा कि संजय मित्तल जी अपने स्वास्थ्य कारण और उनकी फ्लाइट मिस होने के कारण वो नहीं आ पाए, जिसका कल 20 तारीख को संजय मित्तल जी ने खंडन किया कि मैंने कोई, ना तो मेरी फ्लाइट छूटी ना मेरा कोई स्वास्थ्य खराब है। संजय मित्तल जी ने अपना दर्द बताया कि आयोजक के द्वारा 3 महीने पहले मुझे बुक किया और आज 3 मार्च को मुझे ये कहकर मना कर दिया कि अलवर में इस कथा में कोई भजन संध्या का आयोजन नहीं हो रहा। कन्हैया मित्तल जी के साथ भी ये मैं संजय मित्तल जी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कन्हैया मित्तल जी का 19 तारीख को जो यहाँ पर हुआ था उसमें कोई बता रहा है कन्हैया मित्तल जी की गलती है, कोई बता रहा है साउंड वाले की गलती है, लेकिन संजय मित्तल जी की फोटो लगाकर गुमराह करके ऐसे आयोजकों को पूरे हिंदुस्तान में जो अलवर की बदनामी हो रही है उसका जिम्मेदार वो स्वयं आयोजक है, ना कि अलवर का समस्त श्याम भक्त या समस्त श्याम प्रेमी है। यहाँ का अलवर में कोई भी संस्था उस आयोजन समिति या उस आयोजक के साथ नहीं खड़ी, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ी डूब मरने वाली बात है कि पूरे हिंदुस्तान में पिछले 2 दिन से जो ये रील और जो वीडियो वायरल हो रही है कि अलवर में साउंड वाले से कन्हैया मित्तल ने बदतमीजी की, कन्हैया मित्तल अलवर की बदनामी करके गए। पूरे हिंदुस्तान में एक ही रील वायरल हो रही है कि अलवर के आयोजकों के द्वारा कन्हैया मित्तल को कोऑपरेट नहीं किया गया, अलवर के जो साउंड लग रहे थे उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं करा। इसको लेकर अलवर की बदनामी हो रही है और यहाँ इतने जो श्याम प्रेमी इनके जो सबकी संस्था है वो सब यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि अब आगे आज के बाद अलवर में जो भी कीर्तन होंगे और इतने बड़े बड़े या छोटे जो भी कलाकार आते हैं वो पहले तो अपने संबंधों पर, ये सत्य है कि कन्हैया मित्तल जी ने कल जो लाइव दिखाया था कि मैंने 1 रुपये नहीं लिया, अगर आयोजक कहता है कि हमने पैसा दिया है तो उसका मानहानि का दावा करे। और आज के बाद अलवर में जो भी कीर्तन होंगे उसमें सभी कलाकार एडवांस पेमेंट लेंगे तब अलवर के नाम से आएंगे। ये हमारे किशोरी जी की भी आने की बात कही जा रही है। 18 के बाद 19 और 19 के बाद आज जया किशोरी जी की भी उस पोस्टर पे फोटो लगाकर गुमराह किया जा रहा है कि जया किशोरी जी भी पधार रही हैं, जबकि जया किशोरी जी के यहाँ बात की किसी श्याम प्रेमी ने तो उन्होंने बताया कि हमने कोई समय नहीं दिया। इससे पहले आज से कुछ दिन पहले पूनम साध्वी वृंदावन से उनकी भी फोटो लगाकर गुमराह किया गया। पूनम साध्वी जी आ रही है। जब कथा फाइनल हुई थी तब ये बात हुई थी कि बाबा का जो दरबार है वो श्री सेठ हमारे मित्र मंडल संस्थान रजिस्टर्ड का लगेगा। हमने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। कहते जी उसमें श्याम सेवक बनेंगे जो जिनकी सेवा चाहे भंडारा में सेव करो चाहे श्याम सेवक की राशि करो 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति रहेगी। उसमें बाद में ये हो गया था 1 लाख रुपए में जोड़ा हो गया, मतलब कि पति और पत्नी दोनों। हमने कहा साहब मंडल इतना पैसा कैसे देगा, 28 लाख रुपए जो चाहे 25 लाख हो चाहे 20 लाख हो, 28 लाख की बात की 28 मेंबर की, तो बाकी मेंबर कैसे जाएंगे? कहते बाकी मेंबर नहीं जाएंगे, जो 1 लाख रुपए देगा वही जा पाएगा, बाकी सारे आराम से पीछे बैठकर कथा सुनेंगे। तो हमारे मंडल की मीटिंग में अमित जी को मना कर दिया गया कि हमारा मंडल दरबार सेवा नहीं ले सकता। आज से करीब 15 दिन पहले मेरी अमित सिंघल जी से बात हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने आपको मुख्य जजमान बना दिया है और उसकी रेट 5,51,000। मैंने उनको कहा कि मुख्य जजमान जब बनता है जब आदमी धर्मपत्नी के साथ बैठता है। मेरी धर्मपत्नी यहाँ नहीं रहती, वो बॉम्बे रहती है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, ताऊ जी और ताई जी को बना देते हैं। मैंने कहा भैया जजमान स्वेच्छा से बनता है, किसी के बनाने से नहीं बनता। ये धर्म का आयोजन है, इसमें हम अपनी स्वेच्छा से आएंगे। तो उन्होंने कहा आप पैसे नहीं देंगे? मैंने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा, हम आपको पैसे नहीं देंगे, आप हमसे कुछ भी खर्च करा लो, चाहे आप भंडारा कराने या कोई भी आयोजन या प्रसाद की जिम्मेदारी हमें दे दें, उसमें जो भी पैसा खर्च होगा हम हमारी संस्थाओं से लेकर के उसको कर देंगे। तो उसने मुझसे कहा कि आप किसी भी प्रकार की कोई रसीद नहीं काटेंगे। मैंने कहा हम किसी भी प्रकार की कोई रसीद नहीं काटेंगे। उसने मुझसे कहा कि आप किसी प्रकार का बैनर नहीं लगाएंगे। हम कोई बैनर नहीं लगाएंगे, आपका जो भी खर्चा होगा चाहे 5 लाख हो चाहे 1 लाख हो चाहे 10 लाख हो वो हम स्वेच्छा से करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमें पैसे देंगे, जो कार्य करना होगा वो हम करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। ये हमारी एक अपील है जनता से कि जिस कार्यक्रम में पैसे की रेट तय हो गई उस कार्यक्रम को श्री श्याम बाल प्रचार मंडल और अलवर के जितने भी सदस्य हैं सब नकारते हैं। उसने किसी भी श्याम संस्थाओं के आयोजन को सदस्यों को आमंत्रण नहीं करा। सबकी एक ही समस्या है, शहर में इतना बड़ा आयोजन होने को गया लेकिन किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया गया। और वो कथा के 2 दिन पहले वो अपना AC खोल कर ले गया। और ये बिल्कुल गलत है कि दान दी हुई चीज़ कभी भी वापस नहीं ली जाती।
अभी आप सारे मंडल के लोग इकट्ठे हुए हैं, हाँ जी। किस तरह का विरोध है और कौन सी वो बातें हैं जो सामने आई हैं? नहीं, विरोध यही है कि अलवर के किसी भी मंडल को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, जबकि सारे बाबा के सेवादार है, और एक पर्सनल व्यक्ति अपनी मनमानी किसी कीर्तन में, कथा में चलाए, वो अनुचित। उधर अमित सिंघल सहित आयोजकों के अनुसार कथा के आयोजन के लिए शाम मंडलों से सहयोग मांगा गया था। इनमें मुख्य यजमान के लिए 5 लाख, यजमान के लिए 2.5 लाख और सेवक के रूप में दंपति के 1 लाख रुपए मांगे गए थे, लेकिन किसी भी शाम मंडल ने सहयोग राशि नहीं दी। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कथा बेहतर ढंग से हो रही है और इस बात को लेकर शाम मंडल परेशान है। सारे शाम तक बैठे हुए हैं, उनको सब नमस्कार। मेरा कोई वाद विवाद नहीं, कुछ नहीं। मेरा एक्चुअल में मुझसे बोला था अमित सिंघल जी यजमान बनने के लिए, ठीक है जी, यजमान बनने के लिए मैं तैयार था। जब मुझे पता लगा कि बाजार के अंदर इन्होंने इसकी हर कार्यकर्ता जो आता है, बेचारा हर आदमी अमीर नहीं होता, हर आदमी गरीब आदमी भी होता है। ये प्रोग्राम कर रहे हैं 15,000 20,000 आदमियों का लोग कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? धर्म कमाने के लिए, हमारे धर्म का प्रचार आगे हो, जिसमें गरीब आदमी आते हैं। अमीर आदमी कितने से जाते होंगे प्रोग्राम में? 100 में से 5 आदमी जाता हुआ। इन्होंने कहा 51,000 रुपये फीस है, 1 लाख रुपये फीस है। जब मुझे पता लगा तो मैं मेरे बैक फुट पे आ गया। फिर उन लोगों का फोन आया, मंगला जी, मैं एक्चुअली मुझे जजमान जो अपने मोन्टू भाई ने बोला कि जजमान बनता है मियाँ बीवी दोनों साथ बनते हैं। मेरी मिसेज एक्चुअली में दिल्ली थी, तो मैंने अमित को फ़ोन करा, भाई अमित भाई मैं यजमान नहीं बन पाऊँगा। क्यों मंगला जी? मैंने कहा मेरी मिसेज दिल्ली है। मोन्टू सॉरी क्या नाम है इसका, अमित भाई का फ़ोन आता है कि हेमंत जी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 दिन के लिए आ जाओ। अच्छा 1 दिन के लिए हम खुद ही कर लेंगे ना इस प्रोग्राम को। 5 लाख 10 लाख जो भी हमें खर्च करना है हम पर्सनल दे देंगे ना। कितना मांगा पैसा आपसे? पैसे की बात नहीं, 5 लाख जैसे भाई 5,51,000 रुपये मुख्य यजमान के बन रहे बताए। 1 लाख रुपये प्लस 51,000 रुपये, 51,000 रुपये तो जो भी मेंबर बैठेंगे पास के हैं, 1 लाख रुपये इनके कार्यकर्ताओं के हैं, जो बाजार में सुनाई आई है मेरे को। सुनाई नहीं, आपसे कितने मांगे? 5,51,000 यजमान के हैं वो तो। कुल मिलाकर आस्था के नाम पर व्यापार के आरोप लग रहे हैं और निश्चित तौर पर इससे अलवर की बदनामी हुई है। भिवाड़ी में गंभीर मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित युवक आमिर झिवाना टपुकड़ा क्षेत्र का रहने वाला है। उसे सरियों, फरसे और लाठियों से जमकर पीटा गया। आरोपियों ने उसे मृत समझकर यूआईटी थाना क्षेत्र के कहरानी इलाके में एक खेत में फेंक दिया। घायल युवक के पिता इलियास ने बताया कि उसका बेटा आमिर चौपानकी की एक कंपनी में काम करता है। उसने कुछ समय पहले रज्जाक के बेटे शाहरुख को 5,000 रुपए उधार दिए थे। शनिवार शाम को वह अपनी बाइक पर सवार होकर पैसे मांगने शाहरुख के घर पहुंचा। ऐसे में यहां मौजूद लोगों ने हमला कर उसके सिर पर कई वार किए। बेहोश आमिर को आरोपियों ने मृत समझकर कहरानी के एक खेत में पटक दिया और मौके से फरार हो गए। राहगीरों ने घायल आमिर को देखा तो उससे मोबाइल नंबर लेकर परिजनों को सूचना दी। इसके बाद युवक को पहले अलवर और फिर जयपुर रेफर कर दिया गया। पैसा मांगे, जो पैसा मांगे तो मारो ही। किन लोगों ने मांगा था पैसे? कौन लोग मांग रहे थे पैसा? ये लड़का ये। अच्छा, क्या नाम है इसका? आमिर। आमिर। अच्छा, ये किससे पैसे मांग रहा था? उस समाज पिता है महाराज जी। किसने मारा है? गाँव का कितना ना पता, 4 लाख 3 लाख हम कहूँ हम होगा। अच्छा, कौन सी जगह घटना हुई है? बनवड़ गांव हुई, बनवड़ गांव भिवाड़ी के पास। कितने लोग कितनी चीज से हमला किया है? लोग यहाँ पूछेंगे तो कहा यार फर्सी से किया है, किससे किया है? फर्सी दिए, लाख दिए, कहाँ पता? कहाँ पे लगी है इसके? सिर में लगी हुई। सिर पे लगी है। थाना कौन सा लग रहा है आपका? भिवाड़ी। अलवर बहाला स्टैंड के सांखला गांव में बंदरों का आतंक देखने को मिला। यह बंदरों के झुंड ने 5 वर्षीय बालिका को हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिला अस्पताल में उसका इलाज किया गया है। परिजनों ने बताया कि बालक घर से सामान लेने के लिए पैदल दुकान पर जा रहा था। अचानक रास्ते में बालक को बंदरों के झुंड ने घेर लिया और हमला कर दिया। इससे बालक की कमर सहित हाथ में भीषण घाव हो गए। आसपास के लोगों ने बंदरों के झुंड से बालक को छुड़ाया। उन्होंने बताया कि पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन बंदरों को पकड़कर दूसरे स्थान पर छुड़वाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ये भैया गांव सांखला है और बंदरों का वो स्कूल में बच्चे भी जाते हैं तो बच्चे को खा जाता है। आज क्या हुआ है? आज जा रहा था दुकान पे, हाँ कुछ सामान खाने के लिए कुछ लेने जा रहा था। गुरुद्वारे जाते हैं तो काट जाते हैं। फिर क्या हुआ? और उसके बाद इसको 2-3 बंदरों ने गिरा लिया, जब जाके खा गए। ज्यादा घायल कर दिया। हाँ,
बंदरों ने। उसके बाद फिर मैडम भी जाती है यहाँ से अलवर से स्कूल पढ़ाने सरकारी में, तो वहाँ उनको भी मतलब 1-2 बार उनको भी खा गया। कितने बंदर है वहाँ? 5-7 बंदर है और उनके बच्चे भी हैं। नौगावा क्षेत्र में मोबाइल चार्जिंग के दौरान हुई स्पार्किंग से आग भड़क उठी। जानकारी के अनुसार क्षेत्र का निवासी पंकज जाटव की कपड़े की दुकान है। शनिवार रात अपने घर पर खाना खाते समय वह चार्जिंग पर लगा हुआ मोबाइल फोन चला रहा था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान उसके एक दोस्त का फोन आया, जिसने पेट्रोल खत्म होने की बात कहकर पंकज से पेट्रोल लाने को कहा। पंकज पास के पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेकर आया और उसे अपने पास ही रख लिया। इसके बाद वह फिर से मोबाइल चलाने लगा। इसी बीच अचानक मोबाइल चार्जर में शॉर्ट सर्किट के कारण स्पार्किंग हुई और चिंगारी पास में रखी पेट्रोल की बोतल में जा गिरी। पेट्रोल ने तुरंत आग पकड़ ली और तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया। इस हादसे में पंकज जाटव गंभीर रूप से झुलस गया। उसे अलवर अस्पताल लाया गया है। इसने बोला था भाई मम्मी ऐसे बात हुई थी, क्योंकि मैंने फ़ोन चार्जर लगाया था फ़ोन चार्ज करने के लिए, और दोस्त था इसका, तो उसने पेट्रोल मंगाया था। बोला पंकज पेट्रोल की दुकान खोल लिया, तो वहाँ से पेट्रोल लिया और मैं पहुँच गया तो वो दुकान बंद हो जाएगी, तो ये पेट्रोल ला कर रख लिया इसने। बड़ी दीदी थी वो खाना लेकर आई, वो उसके लिए खाना खा रहा था और ऊपर से वो चार्जर लगा था उसमें चटर हो रही थी, तो तभी इसने ध्यान नहीं दिया, तो वो पतंगी नीचे पेट्रोल को खराब पड़ी, ब्लास्ट हो गया। हाँ। तो क्या काम करते हैं ये कपड़ों के शोरूम का। क्या नाम है इनका? पंकज कुमार। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने अलवर के अंबेडकर नगर में युवा और खेल विभाग द्वारा करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से तैयार यूथ हॉस्टल का लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि 46 बेड का वातानुकूलित आधुनिक यूथ हॉस्टल खिलाड़ियों के सपने साकार करने का एक माध्यम बन सकेगा। वहीं खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। अलवर के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के प्रयासों से अलवर के नवीन स्कूल में 8 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी का एस्ट्रो टर्फ तैयार हो रहा है। वहीं इंदिरा गांधी स्टेडियम में 8 करोड़ रुपए की लागत से एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रैक का कार्य चल रहा है। साथ ही खैरथल में बेटियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉकी एकेडमी तैयार होगी। उन्होंने खिलाड़ियों को टाइगर रिजर्व, रणथंभौर और सरिस्का में निःशुल्क भ्रमण कराने की घोषणा की। साथ ही पंच गौरव कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ट्रैक सूट भेंट कर सम्मानित किया और यूथ हॉस्टल परिसर में पौधे लगाए। जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा ने आगंतुकों का आभार जताया, जबकि मंच संचालन रेणु मिश्रा ने किया। इस अवसर पर सरस डेयरी चेयरमैन नितिन सांगवान, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व महापौर घनश्याम गुर्जर सहित अनेक प्रमुख लोग मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया गया और राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के सभागार में संपन्न हुआ। इसमें मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा रहे। इस दौरान घायल वन्य जीवों के त्वरित बचाव एवं सुरक्षित शिफ्ट करने के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित 5 रेस्क्यू वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई। इसके साथ ही वन क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 460 मोटरसाइकिलों को भी रवाना किया गया। उन्होंने जयपुर जिले के शाहपुरा तहसील में विकसित अटल वन का उद्घाटन भी किया। वन्यजीव संरक्षण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 30 करोड़ की लागत से कोटा, बारा, पाली, सिरोही, चूरू, मुकुंदरा और अजमेर के प्रोटेक्टेड क्षेत्र में उद्घाटन हुए। मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। इससे प्रेरणा लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान को हरा भरा प्रदेश बनाने के लिए 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा। इसी क्रम में अब तक 19 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने अन्य विभागीय योजनाओं की जानकारी भी दी। साथ ही बताया कि सरिस्का में आज बाघों की संख्या 52 तक जा पहुंची। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वनकर्मियों को सम्मानित किया गया। नवरात्रों में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सेंट्रल जेल में बंद कैदियों के लिए फलों का इंतजाम किया गया है। वहीं जेल में प्रिजन लीगल एड क्लिनिक प्रभावी रूप से काम कर रही है। इसमें विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा पीएलवी मुस्तफा खान को नियुक्त किया गया है। खान ने बताया कि बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदी मामूली आपराधिक मामलों में भी लंबे अरसे तक कारावास झेलते हैं। वजह यह है कि वे जमानती बॉन्ड जमा करने और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में नहीं होते। ऐसे में प्रिजन लीगल एड क्लिनिक कैदियों की स्थितियों में सुधार के लिए कार्य करता है।
उन्होंने जानकारी दी कि अलवर केंद्रीय कारागृह में करीब 1200 कैदी हैं और इनमें करीब 300 व्यक्ति नवरात्रा कर रहे हैं। उनके लिए फल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी खैरथल तिजारा के अध्यक्ष बलराम यादव ने इस जिले में समस्याओं की भरमार होने और प्रदेश सरकार पर पंचायत एवं निकाय चुनाव से भागने के आरोप लगाए हैं। यादव के अनुसार अलवर सहित बहरोड, खैरथल, तिजारा, भिवाड़ी, टपुकड़ा और मुंडावर आदि में सिलेंडर के लिए कतारों में लगे लोग नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की रसोई से धुएं को हटाने की बात कही थी, लेकिन गैस की कमी ने फिर से महिलाओं को लकड़ी और कोयले का प्रयोग करने के लिए मजबूर कर दिया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने तिजारा में अस्पतालों की स्थिति नहीं सुधरने, इस जिले में विकास ठप होने, स्टेडियम और ओवरब्रिज के अभाव आदि आरोप भी लगाए हैं। साथ ही प्रदूषण, पेयजल की कमी आदि का जिक्र करते हुए जिले से 2 मंत्रियों के बाद भी स्थिति नहीं सुधरने का आरोप लगाया है। तो जिस तरह से अलवर, खैरथल, किशनगढ़, बहरोड पूरे इलाके में गैस की किल्लत है, लोग बड़ी बड़ी लाइन में लगे हुए हैं। महिलाएं सुबह 4 बजे से 6 बजे तक लाइन में लग जाती हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। आप जिला कांग्रेस कमेटी खैरथल तिजारा का अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, जब से ये सरकार राज्य में आई है तब से महंगाई चरम पर है, कोई कंट्रोल नहीं है। प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो कहते थे कि रुपया क्यों गिर रहा है। जिस सरकार के कंट्रोल में रुपया नहीं है उसको सत्ता में रहने का हक नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से महंगाई का आलम सर चढ़ करके बोल रहा है, बीजेपी सरकार के हाथों में कंट्रोल नहीं बचा है। और अभी 60 रुपये गैस के दाम बढ़ाए थे। आज आम आदमी सड़कों पे खड़ा है, इंतज़ार कर रहा है। मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक 100 फ़ोन आते हैं, गैस सिलेंडर नहीं है। गांव के लोग तो चूल्हे पे रोटी बना लेंगे, शहर का व्यक्ति कहाँ जाएगा? बाज़ार में देखोगे इलेक्ट्रिक चूल्हे बिकने लग गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आज अनकंट्रोल हो गया। अभी मेरे पास कोई राशन गैस एजेंसी के मालिक बैठे थे, वो कह रहे थे कि डीएसओ ने आज एक नया नियम लागू कर दिया है, ओटीपी के साथ साथ आपको डायरी की भी आवश्यकता है। अरे भाई, हम देश में विकास की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर वास्तव में पिछड़ते जा रहे हैं? जैसे चूल्हे पर रोटी बनाते थे वो रोटी बनवाना शुरू कर दिया इन्होंने। आज ये कह रहे हैं कि ये सिलेंडर तभी मिलेगा आपको जब आपके पास उसकी कॉपी होगी। हमें फिर ओटीपी का काम क्यों किया इन्होंने? मोबाइल से कनेक्ट कर दिया, हम मोबाइल से गैस को बुक करते हैं, मोबाइल की ओटीपी लेकर के ना घर आकर के ना हमको डीलर आकर के ना हमको गैस दे कर सिलेंडर दे करके जाता है। 5 दिन से तो सिलेंडर का बुक किए हुए मुझे हो गए, मेरा सिलेंडर नहीं आया अभी तक। एक तरफ कहीं इनके अंधभक्त कहते हैं कि गैस की कोई कमी नहीं है। रोजीना के 10-5 गैस एजेंसियों के मालिकों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि सरकार ने प्रेशर बना रखा है हमारे ऊपर कि आप किसी से ये नहीं कहोगे कि सिलेंडर नहीं मिल रहे। मतलब एक मानसिक रूप से राहत देना चाहते हैं व्यक्ति को, पैनिक नहीं हो जाए पब्लिक, इसलिए प्रशासन सारा लगा पड़ा है ये उनकी गैस एजेंसियों के मालिक को दबाव में लेने के लिए कि आप पब्लिक से ये मत कहना कि सिलेंडर नहीं है हमारे पास, और सिलेंडर उपलब्ध भी नहीं करवा पा रहे। कल कोट कासिम की पब्लिक 2 घंटे तक रोडों पे खड़ी थी और उसके बाद मेरे पास लगातार फ़ोन आए जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने जाकर एसडीएम को ज्ञापन दिया तो एसडीएम नदारद था ऑफिस से। सिलेंडर लेकर के लोग एसडीएम ऑफिस के बाहर बैठे रहे। भिवाड़ी से रोजीना के सैकड़ों फ़ोन आते हैं कि बाहर के लोग आए हुए हैं, मकान किराए पे ले रखा है, वो छोटे 5 लीटर वाले सिलेंडर लिए डोल रहे हैं बाज़ारों में, उनको सिलेंडर नहीं मिल रही। लोग उपड़े खरीदने लग गए बाज़ार में जाकर के, ना कहीं से कहीं उपड़ा मिल जाए तो उससे चूल्हा जला लेना। इस कंडीशन में सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। खैरथल तिजारा ज़िले को बनाया पार्टी ने, लेकिन हमारे यहाँ केंद्रीय नेता श्री भूपेंद्र यादव जी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं भर्तृ नगर बनाऊंगा। अरे भाई बनाओ, कुछ तो बनाओ। आपने वहाँ से कलेक्टर हटा दिया, अलवर कलेक्टर के अंडर में खैरथल दे दिया। आपने वहाँ से एसपी हटा दिया, एसपी हटा करके भिवाड़ी एसपी के अंडर में खैरथल जिला मुख्यालय का ऑफिस दे दिया, जबकि भिवाड़ी से हटा करके खैरथल एसपी लगा देते आप, उसके अंडर में आप भिवाड़ी को दे देते, क्योंकि आपने खैरथल को जिला बना रखा है। आज वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के ना अलवर हॉस्पिटल के अंदर ईसीजी की मशीन है, सिटी स्कैन की मशीन है, सोनोग्राफी की मशीन है। खैरथल हॉस्पिटल के अंदर ईसीजी की मशीन नहीं है, सिटी स्कैन की मशीन नहीं है। अब वो व्यवस्थाएं सीएमएचओ देना नहीं चाहता वो व्यवस्थाएं। क्यों? क्योंकि उनका प्राइवेट क्लिनिकों से टाई अप हुआ पड़ा है। वहाँ का सीएमएचओ है अरविंद गेट, वो फर्जी डिग्री लेकर के ना सरकारी नौकरी में बैठा हुआ है, उसके खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है।
उधर जिला कांग्रेस कमेटी खैरतल तिजारा के अध्यक्ष बलराम यादव का आरोप है कि हार के डर से भजनलाल सरकार पंचायत और नगर निगम का चुनाव नहीं करवाना चाहती। ऐसे में विकास कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही पंचायत चुनाव के जरिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया था, लेकिन अब भाजपा सत्ता का केंद्रीयकरण करना चाहती है। देखिए, बीजेपी सरकार को लग रहा है कि पंचायती राज चुनाव अगर हमने करवा दिए तो पंचायती राज चुनाव में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और मुख्यमंत्री जी को ये डर सता रहा होगा, मंत्रियों को ये डर सता रहा होगा कि उनके प्रभार क्षेत्रों में अगर पंचायती राज में बीजेपी हारती है तो उनका मंत्रिमंडल चला जाएगा या उनका मुख्यमंत्री पद चला जाएगा। ऐसी डर के कारण इन्होंने राजस्थान का एक बड़ा नुकसान कर दिया है। अगर 24 मार्च तक ये चुनाव नहीं करवाते हैं तो 3000 करोड़ का बजट जो केंद्र सरकार की तरफ से राज्य पंचायती राज को मिलता है वो लैप्स हो गया। आज पंचायती राज के चुनाव अगर ये मई जून में करवा भी देते हैं तो भी पब्लिक को नुकसान रहेगा। सरपंच इनसे पैसे मांगेंगे, बजट के पैसे नहीं रहेंगे, इसलिए पंचायती राज चुनाव को नहीं करवाना चाहते। पंचायती राज चुनाव से दूर भागना चाहते हैं, पंचायती राज चुनाव के खिलाफ है, ये सत्ता के विकेंद्रीकरण के खिलाफ है। आज आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी फैसले नहीं ले पाते। भरतपुर को लग रहा था कि बहुत बड़ा लाभ मिलेगा क्योंकि वहाँ का मुख्यमंत्री बना है, जैसे जोधपुर के अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने थे, झालावाड़ से वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बने। उन क्षेत्रों में चमन हो जाता है, नई नई योजनाएं आती हैं, नए नए रोड बनते हैं, नए नए सुविधाएं मिलती हैं, मेडिकल कॉलेज बनते हैं, अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो ऐसा लग रहा था शुरू में जो गोवर्धन जी के उपासक हैं भजनलाल जी, और पूरे प्रदेश में एक मैसेज गया है कि गोवर्धन जी ने पूछरी के लोठा से आशीर्वाद मिलकर के वो मुख्यमंत्री बने हैं। अब वहाँ सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ गंदगी का ढेर लगा हुआ है, रोडों पे जाम लगे रहते हैं और हर महीने मुख्यमंत्री जी वहाँ जाकर के ना और अव्यवस्था फैला देते हैं, मंत्री जाकर के वहाँ और व्यवस्था फैला देते हैं, जो भक्तों को वहाँ घंटों घंटों कतारों में लगा रहना पड़ता है क्योंकि उनका प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के कारण वहाँ सुविधाएँ नहीं मिलती हैं। उसके ज़्यादा अच्छे रोड बनाने चाहिए, ग्रीन कॉरिडोर बनाना चाहिए और सुविधाएँ बढ़ानी चाहिए। आज पंचायती राज में अगर चुनाव करवाते हैं तो पंचायतों का विकास होता है। इन्होंने मनरेगा को ख़त्म कर दिया। मनरेगा गाँव की विकास की रीढ़ था, गाँव में पैसा जाता था, गाँव के पैसा जा कर के ना बाज़ार में लोगों की जेब में पैसा आता था, व्यापारी के पास पैसा जाता था। ये एक चक्र था जो चल रहा था, जो कांग्रेस सरकार ने देश की ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना चालू की थी, जो विश्व में ऐसी रोजगार गारंटी योजना कहीं नहीं थी। उन्होंने वो गारंटी शब्द हटा दिया है उसके ऊपर से। ये कह रहे हैं कि हम 125 दिन रोजगार देंगे। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, जब से इन्होंने 40% रोजगार छोड़ा है, 60% रोजगार खत्म कर दिया है। मैं गाँव में जाता हूँ, रोजगार जिन महिलाओं के किसी को 20 दिन का रोजगार मिला है, किसी को 30 दिन का रोजगार मिला है, 100 दिन का रोजगार किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला है आज तक 2 साल के अंदर। वो बजट भी खत्म कर दिया। ये कहते थे कि हम 60% बजट केंद्र सरकार देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। स्टेट गवर्नमेंट में ने बजट में नरेगा के नाम ही नहीं लिया। तो आप समझ सकते हो कि नरेगा को बंद करने का इनका षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र के खिलाफ जनता रोडों पे है, खूब प्रदर्शन कर लिए। लोकतंत्र में आंदोलन सबसे बड़ी ताकत होती है। आंदोलन के मायने ये समझते ही नहीं है। इस सरकार में बैठे हुए तानाशाह लोग हैं, ये जनता के विरोधी हैं, जनता के हितों के खिलाफ काम करते हैं और एक धार्मिक चोला पहन करके जनता से वोट लेने का ये प्रयास करते हैं। और वो व्यक्ति जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को विदेशों में जाकर के ना लोन दिलवाते हैं, सरकारी लोन, और आम आदमी को जब कोई दुर्घटना हो जाती है, भिवाड़ी में आप देख रहे थे कि 8 लोग जिंदा जल गए, उनको मुआवजे के नाम पे 3-3 लाख रुपए दे करके इन्होंने ऊँट के मुंह में जीरा का काम किया है। और प्रशासनिक अधिकारी वहाँ तानाशाह बन रहे थे, हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ बदतमीजी उन्होंने की। तो ये लोकतंत्र में जनता के विरोध को कुचलना चाहते हैं। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि गैस के बाद केंद्र सरकार ने अब प्रीमियम पेट्रोल की दरें भी बढ़ा दी हैं। ऐसे में मोदी सरकार आपदा में अवसर ढूंढ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका को अधिक महत्व देकर मित्र देशों से संबंध खराब किए जा रहे हैं। विदेश नीति सहित सरकार हर मोर्चे पर फेल है एवं महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में कांग्रेस ही देश को आगे बढ़ा सकती है। सर, केंद्र सरकार ने जिस तरह से गैस के दाम बढ़ाए थे, उसके बाद सुप्रीम डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। उपभोक्ताओं में काफ़ी नाराजगी है, प्रभाव पड़ रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से देश के हालात माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कर दिए हैं,
ये इजराइल की यात्रा पर गए थे थोड़े दिन पहले, और उसके 48 घंटे बाद इजराइल ने और अमेरिका ने मिलके ईरान पर हमला कर दिया। ईरान हमारा मित्र देश रहा है शुरू से, हमें ऑयल गैस की सप्लाई करता है वो। अब आप का धर्म ये है माननीय मोदी जी कि आप इजराइल से और अमेरिका से बात करें, नेटो देशों से बात करें, क्योंकि ये युद्ध अगर आगे चल गया ना तो अभी तो आपने गैस के दाम बिना बात बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल, क्योंकि आप तो आपदा में अवसर ढूंढते हो, इस देश की जनता से आपको लेना देना है नहीं। अभी तेल आना बंद थोड़ी हुआ है बाहर से, क्रूड ऑयल आना, लेकिन इन्होंने ठीक है, देश की जनता है, गुमराह करो और इनसे पैसे हट। इनके मित्र अडानी अंबानी, उनकी रिफाइनरीज है, उनके बिजनेस है, उनको इसका फायदा हो रहा है। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वो ईरान से अपनी दोस्ती बरकरार रखें, रूस से अपनी दोस्ती बरकरार रखें, और ये पाकिस्तान, इजराइल और अमेरिका ये तुम्हारे कभी मित्र हो नहीं सकते। अब तुम गोद का छोड़ के पेट का की आस करो, जो तुम्हारे मित्र हैं उनको तुम दुत्कार रहे हो और नए बनाने डोल रहे हो, ये तो खुद ही आतंकी टाइप लोग हैं। सर भाई साहब, विदेश नीति फेल है सरकार की, विदेश नीति फेल है, इनकी व्यापार नीति फेल है, इनका सब कुछ फेल है। ये तो खुद का जेब भरते हैं, अपने साथियों की जेब भरते हैं, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। अब क्या जरूरत थी इसको तेल के दाम बढ़ाने की, क्या जरूरत थी गैस के दाम बढ़ाने की? गैस के दाम बढ़ाते, हिंदुस्तान है तो 150 करोड़ का देश है, सबने सोचा पता नहीं युद्ध चालू होगा, रेट बढ़ा दिया सरकार ने, क्या होगा भाई साहब, एजेंसियों पे लाइन लग रही है बिना बात, जब किल्लत नहीं है। जिन एजेंसियों पर आप जाओ, 25 दिन जिनको सिलेंडर लिए हो गए, आप बुक कराओ और अपना जाके सिलेंडर ले आओ। अलवर के श्री नेमिनाथ स्वामी दिगंबर जैन मंदिर में अभिषेक एवं शांति धारा का आयोजन किया गया। बीच का मोहल्ला स्थित इस मंदिर में गुरु भक्त परिवार के 20 सदस्यों ने सुबह जिन धारा और शांति धारा पूजन की विधि की। इसके जरिए आने वाली पीढ़ियों को भी जिन भगवान की पूजा विधि करने के लिए प्रेरित किया गया। हर सप्ताह विभिन्न जैन मंदिरों में ऐसे आयोजन किए जाएंगे। ग्राम बुर्जा में गणगौर की झांकी धूमधाम से निकाली गई। होटल बुर्जा हवेली के उपेंद्र सिंह राठौड़ के सौजन्य से बैंड बाजों के साथ झांकी का आयोजन हुआ। गणगौर की झांकी को पालकी में ले जाया गया और महिलाओं ने नृत्य भी किया। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। गौरतलब है कि गणगौर का पर्व भगवान शिव और पार्वती के दिव्य मिलन और अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस पर्व में गौरा माता पार्वती एवं ईश्वर भगवान शिव के प्रतीक होते हैं। गण और गौर, गण मीन्स शिव जी और गौरा मीन्स पार्वती जी, दोनों का पर्व मनाया जाता है गणगौर। 15 दिन तक जब इनकी नवविवाहित थे पार्वती जी, तो वो अपने पीहर गए और पीहर जाकर उन्होंने जो एंजॉय किया अपनी सखियों के साथ, और तो 15 दिन तो उन्होंने खूब एंजॉय किया, खूब शिव जी की आराधना भी की, खूब बाग में जाते थे, दूध तोड़ के लाते थे, फूल तोड़ के लाते थे। फिर 16वें दिन शिव जी उनको लेने के लिए आए। तो अब गणगौर इसीलिए मनाया जाता है कि 15 दिन तक पूजने के बाद 16वें दिन हम विसर्जन करते हैं, मतलब अपनी जो विदा हो गई बेटी। अभी भी यही रिवाज है कि हम 15 दिन तक नवविवाहित और लेडीज़ जो होती हैं वो पीहर जाती हैं। पहली बार गणगौर पीहर में ही मनाती हैं 15-16 दिन तक। तो ये गणगौर वही पर्व चला आ रहा है जो शिव जी पार्वती जी का अखंड सौभाग्य के लिए मनाया जाता है और इनकी 16 दिन पूजा होती है। और ये भगवान शिव और गणगौर माता पार्वती का रूप है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 16 दिन इनका व्रत और पूजा किया जाता है। नवकन्या जिनकी शादी होती है, नववधू, वो इनकी विशेष पूजा की जाती है। और ये आज बुर्जा ठिकाने की तरफ से गणगौर की सवारी निकाली गई थी पूरे बुर्जा ग्राम में। पीआर एजेंसी चाय कंपनी का वार्षिक कार्यक्रम एवं वितरक सम्मान समारोह रविवार को जेल सर्कल स्थित महावर ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, एटीएल चैनल निदेशक मुकेश गुप्ता, महावर वैश्य संघ अध्यक्ष अश्विनी गुप्ता और अभिषेक गोयल मौजूद थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। प्रारंभ में एजेंसी डायरेक्टर पदमचंद गुप्ता ने मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों का साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। साथ ही वितरक सहित व्यापारियों को सम्मानित किया गया।
मुख्य अतिथि मंत्री संजय शर्मा ने एजेंसी डायरेक्टर पदमचंद गुप्ता को बधाई देते हुए कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाने की बात कही। भाई पदम जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता को भी इसमें इनवाइट करके बुलाकर हमारा मान सम्मान किया। इसके लिए आपका, आपके एजेंसी का बहुत बहुत आभार। और सभी यहाँ पूरे जिले से हमारे व्यापारी बंधु पधारे हैं और वो सभी कहते हैं एक व्यक्ति 1.25 लाख की तरह होता है व्यापारी। और हमारे लिए जिस तरह का कन्वेंस आप सब लोग करते हैं, विधायक आदरणीय सुखवंत सिंह जी, पीआर एजेंसी के चेयरमैन आदरणीय धर्मपाल जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय अश्विनी गुप्ता जी, आदरणीय मुकेश गुप्ता जी, आदरणीय अभिषेक गोयल जी, आदरणीय पदम गुप्ता जी, आदरणीय रतन गुप्ता जी, आदरणीय जनेश भूटानी जी, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी गुरु जी कह रहे थे कि मुख्य अतिथि, मैं पीआर एजेंसी का एक सदस्य हूं और जब मैं कुछ भी नहीं था, पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं था, जब से आदरणीय बाबूजी धर्मपाल जी और मेरा भाई पदम जी मुझे एक परिवार के सदस्य के नाते इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं और मैं भी हर वर्ष इस कार्यक्रम का इंतजार करता हूं कि कौन सी तारीख आए जिससे जाएं और भगत सिंह चाय का एक पैकेट लेकर के अपने घर पे आए। उधर एजेंसी डायरेक्टर पदमचंद गुप्ता ने बताया कि पीआर एजेंसी चाय कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पीआर एजेंसी की तरफ से हर साल व्यापारिक सम्मेलन करते हैं। बाहर से सभी व्यापारी लोग आते हैं और वो आपस में मिलना जुलना, उनको गिफ्ट दी जाती है, छोटा मोटा स्कीमें खोली जाती है जिससे व्यापारी का उत्साह बढ़ता है, आने की गिफ्ट दी जाती है। आज हमारे यहाँ समारोह के मुख्य अतिथि श्री संजय शर्मा जी हैं और समारोह अध्यक्ष श्री अमरेश दे दें और अति विशिष्ट अतिथि सुखवंत सिंह जी हैं और विशिष्ट अतिथि श्री अश्विनी जी गुप्ता, श्री मुकेश जी गुप्ता, प्रदीप जी गुप्ता और श्री सीताराम जी गुप्ता, श्री अभिषेक जी गुप्ता, सभी हमारे बीच मौजूद रहे। अलवर में संजय नगर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय में विशाल हनुमान ध्वज यात्रा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। यहां मौजूद प्रेम सिंह राजावत ने बताया कि 7 अप्रैल को यह यात्रा निकाली जाएगी। फल सब्जी मंडी मंदिर से शुभारंभ होकर यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से निकलेगी। हर साल यह आयोजन किया जाता है। वहीं तैयारियों को लेकर विभिन्न संगठनों के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है। उधर हनुमान ध्वज यात्रा का पोस्टर विमोचन भी संघ कार्यालय पर संपन्न हुआ। विशाल हनुमान ध्वज यात्रा निकाली जाती है। यह फल सब्जी मंडी से प्रारंभ होकर बाजार के विभिन्न रास्तों पर होते हुए मोती डूंगरी हनुमान मंदिर तक पहुंचती है। इस यात्रा में युवा तरुणाई, मातृशक्ति, प्रबुद्धजन, संत शक्ति सब लोग मिलकर के बड़ी संख्या में अलवर की सड़कों पर निकलते हैं, हनुमान जी को नमन करते हैं और जागृत हिंदू शक्ति का संचार हो, ऐसा आह्वान इस यात्रा के दौरान किया जाता है। कई वर्षों से लगातार यह यात्रा निकल रही है। अभी उस यात्रा के निमित्त इस बार 7 अप्रैल को यह आयोजन होने जा रहा है, तो उस नाते ये बैठक होने जा रही है। कौन कौन लोग आएंगे इस बैठक में? इसमें सर्व हिंदू समाज के लोग और विभिन्न संगठनों के प्रमुख कार्यकर्ताओं को भी बुलाया है। बड़ी बैठकों को आयोजन धीरे धीरे समयबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से प्रारंभ होता रहेगा। और वहीं श्री हनुमान जयंती महोत्सव समिति की ओर से हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। 1 अप्रैल को 25वें स्वर्ण श्री हनुमान जन्मोत्सव एवं विशाल ध्वज यात्रा का आयोजन किया जाएगा। ध्वज यात्रा शाम 5 बजे वंडर मॉल के समीप से निकाली जाएगी। महोत्सव समिति अध्यक्ष महेश अग्रवाल ने बताया कि इसमें स्वर्ण रथ सहित 33 झांकियां, हाथी, घोड़े और ऊंट, रंगीन आतिशबाजी और डीजे शामिल होंगे। शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए श्री रामायणी हनुमान जी मंदिर पहुंचेगी। हनुमान जन्मोत्सव की तैयारी पर जोर शोर से कर रही है और अब के स्वर्ण जयंती 25वीं साल मना रही है। इसमें 1 अप्रैल 2026 को बाबा की शाम को 5 बजे शोभा यात्रा स्वर्ण रथ और करीब 33 झांकियों के साथ, हो सकता है बाबा की कृपा हो गई, हेलीकॉप्टर की परमिशन मिल जाए तो हेलीकॉप्टर से की जाए। मतलब वंडर मॉल से लेकर केरलगंज, पंसारी बाजार, घंटाघर, हॉट सर्कस, भालाखेड़ा बाजार होती हुई रामायणी हनुमान जी समापन।
फिट इंडिया साइकिल ड्राइव अभियान के तहत रविवार सुबह भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से साइकिल दौड़ का आयोजन किया गया। इसे खेल अधिकारी अंजना शर्मा ने प्रताप ऑडिटोरियम पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दौड़ भवानी तोप, मिनी सचिवालय और ढाई पेड़ी होते हुए वापस प्रताप ऑडिटोरियम पहुंची। साइकिल दौड़ में भारतीय खेल प्राधिकरण के अलवर छात्रावास सहित अन्य स्कूलों के 50 साइकिलिस्टों ने भाग लिया। वहीं प्राधिकरण अधिकारी शिव कुमार सैनी सहित अन्य कोच उपस्थित रहे। दौड़ में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्राधिकरण की ओर से टी-शर्ट प्रदान की गई। गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ द्वारा हर रविवार को पौधरोपण किया जाता है। इसके तहत पीपल, बर्ड, आंवला, अशोक और बील सहित क्षेत्र के वातावरण के अनुकूल पौधे लगाए जाते हैं। गायत्री परिवार की गुरु माता के जन्म शताब्दी वर्ष में कई जगह मातृ स्मृति वाटिका की स्थापना की जा रही है। उधर रविवार सुबह शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में वृक्षों का ऑनलाइन पूजन करवाया गया। इसी क्रम में गायत्री परिवार अलवर के परिजनों ने भी प्रतापनगर तिजारा रोड में आयोजन किया। यहाँ महिला मंडल द्वारा महाराणा प्रताप बाल संस्कार शाला संचालित की जा रही है। इस दौरान वैशाली गुप्ता और ममता गुप्ता द्वारा बच्चों को तरु पूजन, वृक्षों के महत्व और जल संरक्षण के बारे में बताया गया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 एंड 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जल जीवन मिशन योजना में ढाकपुरी और पीला ढाबा के लिए 147 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी। इसके बावजूद पंचायत मुख्यालय के गांवों की प्यास नहीं बुझ पाई है। अब ग्रामीण आबादी के लोग निजी ट्यूबवेलों पर आश्रित हैं। इस पंचायत मुख्यालय पर 400 कनेक्शन देने के लिए 15 अप्रैल 2022 को योजना स्वीकृत की गई। इसे इसी वर्ष 22 अक्टूबर को पूरा किया जाना था, लेकिन ढाकपुरी के आबादी क्षेत्र में अभी तक पूरी राइजिंग लाइन और सप्लाई लाइन नहीं डल पाई है। वंचित क्षेत्रों में दलित बस्ती और जाट बस्ती भी शामिल है। उधर जल संकट के चलते पंचायत भवन पर आयोजित बैठक में सरपंच प्रतिनिधि राजेश यादव को ग्रामीणों ने खरी खोटी भी सुनाई। इन दोनों गांवों में पानी का संकट गहरा गया है।
अलवर शहर के मालाखेड़ा बाजार में माता वैष्णो देवी गुफा वाला मंदिर स्थित है। यहाँ चैत्र नवरात्रि के दौरान नियमित रूप से सुबह और शाम को महाआरती होती है। दोपहर में भजन सत्संग सहित चने और हलवे का प्रसाद तैयार कर भोग लगाया जाता है। इसके बाद सभी भक्तों में प्रसाद का वितरण होता है। देवी माँ के इस मंदिर में राम दरबार, दुर्गा देवी और शिवजी सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान है। इस मंदिर में बड़ी संख्या में नवरात्र के दौरान श्रद्धालु पहुंचकर मन्नतें मांगते हैं। पुजारी नरेश पाराशर ने इस बारे में जानकारी प्रदान की, साथ ही बताया कि अष्टमी को यहाँ हवन और जागरण होगा। ये मंदिर गुफा वाला मालाखेड़ा बाजार अलवर राजस्थान में है। ये यहाँ पे वैष्णो देवी के स्तर पर माँ पिंडी के स्वरूप में माँ काली, सरस्वती, माँ वैष्णो माँ विराजमान है। यहाँ पे भैरव बाबा की भी मूर्ति है और श्री राम जी हैं, हनुमान जी हैं, जल के देवता झूलेलाल है, संतोषी माँ है। यहाँ पे व्यवस्था सुबह महारानी की आरती होती है, दोपहर में सत्संग होता है। सत्संग के साथ रोज़ छोले हलवे का महारानी का जो भोग है वो लगाया जाता है नित्य नियम डेली। और अष्टमी वाले दिन सुबह हवन और रात को महारानी का जागरण होता है। और वहीं अलवर शहर के गायत्री मंदिर रोड स्थित नसिया जी में दुर्गा माता का रात्रि जागरण आयोजित किया गया। इसमें राधा कृष्ण जी, राम भक्त हनुमान और मीरा जी की झांकी भी विशेष रूप से सजाई गई। वहीं कलाकारों ने भजन प्रस्तुत किए। इस दौरान विधि विधान से माता दुर्गा, भगवान भोले शंकर, विष्णु भगवान और सरस्वती माता के विग्रह मंत्रोच्चार के मध्य स्थापित किए गए। गौरतलब है कि नवरात्रि के दौरान शहर में इन दिनों विभिन्न धार्मिक आयोजन और अनुष्ठान हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष एवं अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली ने राज्य सरकार और प्रशासन पर अनेक आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के दावों के बावजूद आम जनता परेशान है। इसके अलावा महंगाई 7वें आसमान पर है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विकास की गति दुर्भावनावश धीमी कर दी गई है। मुख्यमंत्री पेंशन की राशि के लिए पात्र लाभार्थी भटक रहे हैं और उज्ज्वला योजना का सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। साथ ही अलवर ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में सड़कें अधूरी पड़ी हैं। देखिए, ये एक ऐसी सरकार है जो आमजन के हित में नहीं है। हमारे समय में अलवर ग्रामीण में ऐतिहासिक रूप से सड़कें मंजूर हुई, जिनका काम भी शुरू हो गया था, लेकिन सरकार ने बजट नहीं दिया और एक ऑर्डर निकाला दिसंबर 23 के अंदर कि जितने भी काम मंजूर हैं वो रोक दिए जाएँ। अगर टेंडर भी हो गया तो वर्क ऑर्डर नहीं दिए जाएँ, और वर्क ऑर्डर हो गया तो वो काम शुरू नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जब मैं ऊपर अधिकारियों से मिला और डिप्टी सीएम से मिला तो उन्होंने अपने अलवर ग्रामीण के सारे जो रुके हुए काम थे उनको मंजूरी दी और वो काम वापस शुरू हुए हैं। लेकिन पेमेंट की डिले की वजह से मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को आ रही है। समय पर भुगतान नहीं होने से ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं, कई तो टेंडर ही छोड़ के चलेगी। ये स्थिति सरकार की है। बातें बड़ी बड़ी करती है डबल इंजन, लेकिन वो डबल इंजन विकास के नाम पे कहीं नज़र नहीं आता। जनता को महंगाई की ओर धकेलने का काम ये लोग कर रहे हैं। जनता की जो सुविधाएं हैं, अन्नपूर्णा किट मिलता था उस पर रोक लगा दी। पेंशन के लिए कितनी बार कहना पड़ा है, तब कहीं जाके पेंशन ये लोग डालने लगे हैं। न किसान की सब्सिडी आ रही है। बिजली की हालत ये है कि पेयजल के जो कनेक्शन थे वो काट दिए गए हैं। जनता को थोड़ी बिल भरना है, बिल तो पीएचडी विभाग को भरना है। पीएचडी विभाग भरे चाहे बिजली विभाग भरे, जनता को तो पानी चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा त्राही हो रही है और मैंने इसके लिए अभी ऐसे हिसाब से कई कनेक्शन जुड़वाए भी हैं। सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन कई लोगों की ईमानदारी की बुलंदी भी आसमान से कम नहीं। इसी तरह के एक उदाहरण में ग्रामीण महिला ने सोने का बेशकीमती जेवर इसके मालिक को लौटा दिया। बरखेड़ा के पूर्व सरपंच धन्नालाल सैनी की धर्मपत्नी का सोने का जंतर 5 दिन पहले कहीं गुम हो गया था। यह जेवर गांव की बुजुर्ग महिला गोमा देवी सैनी को मिल गया। पूर्व पंचायत समिति सदस्य बिंदिया सैनी ने बताया कि वृद्धा ने ईमानदारी का परिचय देते हुए उनकी सास का यह गहना वापस लौटा दिया। ऐसे में सभी ने इस कार्य को सराहते हुए आभार जताया है। अलवर जयपुर हाईवे पर खाटू श्याम भक्तों में अनूठी आस्था देखने को मिल रही है। अनेक भक्त लोहे की कीलों पर दंडौती देते हुए नजर आ रहे हैं। महिला श्याम भक्त जिया ने बताया कि इस तरह की दंडौती देते हुए वे करीब 1.5 महीने में खाटू श्याम जी के दरबार पहुंचेंगे। शिवाजी पार्क के कई भक्त भी इसी तरह दंडवत परिक्रमा देते हुए जा रहे हैं। लकड़ी के पट्टों पर लगी लोहे की कीलों के साथ दंडौती आसान नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं के जज्बे ने इसे सरल बना दिया है। शुरू करी थी सोनी ने, इससे पहले एक लगा चुका है वो। अब वो सिंपल लगाई थी, कीलों के पट्टे पे पहली बार लगा रहे हैं, लगा रहे हैं। खाटू श्याम बाबा के जाएंगे,
1.5 महीना तो लग ही जाएगा। 1.5 महीना पहुँचे हुए। कब से चले हो? हम अभी बुधवार 3-4 दिन से चले। बुधवार को चले थे सुबह 9:30 बजे। कहाँ से रुकते हुए जाओगे? कौन कौन जगह अपना स्टॉप रहेगा? रात में रुकते हो या नहीं, रात को रुकते हैं। लास्ट स्टॉप उमरैन होगा। खाटू श्याम जी के लिए जो एक यात्रा के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो मन में विश्वास है और भगवान के प्रति आस्था है, तो हम दिखाएं अलवर जयपुर हाईवे की बात करें तो यहाँ अलवर से कुछ श्रद्धालु जा रहे हैं और उन्होंने नुकीली जो एक लकड़ी का पट्टा है उस पर कील गड़ी हुई है और इनकी आस्था देखो, आस्था पूर्वक ये जाते हैं। और ये दूसरी यात्रा है, तो ये शिवाजी पार्क अलवर से जा रहा है। हम इनसे जान लेते हैं कि क्या कहना चाहोगे। जी सर बताओ, क्या कहना चाहोगे, कहाँ जा रहे हो? जय श्री श्याम। हम अलवर से शिवाजी पार्क श्याम मंदिर से ठेठ बाबा नगरी शीश केदानी खाटू नगरी अपनी दंडवत यात्रा पूरी करने जा रहे हैं। जी, कितने लोग? हम टोटल 15 जने। 15 जने। कब तक पहुँच जाओगे? 1.5 से 2 महीने में। अच्छा, आप ये क्या बनाया है और इस पर आप जा रहे हो? इसी तरह जाते हो, दूसरी बार जा रहे हो? ये दूसरी बार भी इस तरीके से आ रहे हैं। कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? करीब लमसम 180 किलोमीटर। अच्छा, लकड़ी पर कील गाड़ी हुई है जी। आस्था है, आप आस्था पूरा जाते हो बाबा के दरबार में जी। किसी प्रकार कोई समस्या वगैरह कुछ? सभी चीज की समस्याएं देखी जाए तो धूप से, बारिश से, रोड की, वाहन तक नहीं, आप जो नुकीली ये किलो पे जा रहे हो, आपको कोई ये बाबा प्रति प्यार है, बाबा प्रति आस्था है जी। कब किससे चले हो आप? क्या चीज? कब से चले हो आप? आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। अलवर से जा रहे हो? अलवर से खाटू श्याम जी बाबा को। तो हम दिखाएं तो ये देखो नुकीली ये कीले हैं। आप थोड़ा सा और आगे दिखाओ। नुकीली कीले हैं, कीलों पर ये लेटते हुए जाते हैं। एक आस्था है जो बाबा के प्रति, ये भक्त है उनके, खाटू श्याम जी के जा रहे हैं। इनकी आस्था है, बाबा इनका सब मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्योंकि जो आस्था है वो उमड़ती है। भक्त खाटू श्याम बाबा को ज़्यादा मानते हैं। तो अलवर से भी खाटू श्याम जी के लिए जा रहे हैं और आज तीसरा दिन है। मैं धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज़ अलवर। अकबरपुर कस्बे के मुख्य मार्ग पर जल भराव की समस्या लगातार बनी हुई है। इससे आमजन को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से बैंक से आगे काली खोल की ओर जाने वाले रास्ते पर पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार संबंधित विभाग और प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हो पाया। वहीं बरसात के बाद स्थिति और गंभीर हो जाती है। यह मार्ग काली खोल का मुख्य रास्ता होने के अकबरपुर कस्बे में जाने का प्रमुख मार्ग भी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द जल निकासी की व्यवस्था कर सड़क को दुरुस्त किया जाए। अकबरपुर कस्बे में स्थित राधा कृष्ण मंदिर में इन दिनों श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कथा से पूर्व कलश यात्रा निकालकर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। मंदिर परिसर में प्रतिदिन हो रही कथा में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा 7 दिनों तक आयोजित की जाएगी। राधा कृष्ण के मंदिर में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले हमने कलश यात्रा निकाली है और प्रतिदिन जब भागवत कथा का वचन सुनाए जाते हैं तो छोटे छोटे बाल रूपों के बच्चों को राधा कृष्ण की जोड़ियां बनाकर झांकी के रूप में प्रस्तुत भी किया जाता है और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। गाँव में सुख शांति के लिए मैं चाहती हूँ ऐसे कार्यक्रम हमारे मंदिर में होते रहे। कितनी भीड़ रहती है? भीड़ काफी रहती है। नई सोच नई किरण रक्तदान संगठन की ओर से राजगढ़ कस्बे के मेलाघाट चौराहा स्थित सैनी धर्मशाला में रक्तदान शिविर लगाया गया। संगठन के सदस्य दिनेश कुमार सैनी ने बताया कि यह 5वां शिविर लगाया गया है। इस अवसर पर 71 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। शिविर में भारद्वाज ब्लड बैंक सेंटर जयपुर और मोनार्क ब्लड सेंटर का सहयोग रहा। इस अवसर पर खेमराज, अमरचंद, राकेश, रमेश, सीमा, पूरण फौजी, प्रमोद सैनी और कैलाश गुरु आदि मौजूद रहे। नई सोच नई किरण रक्तदानी संगठन ग्रुप की तरफ से आज सैनी धर्मशाला राजगढ़ मेला का चौराहे में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अभी तक 40 लोगों ने भाग लिया है और लगभग 70-80 लोग इसमें भाग लेंगे और ये टीम का 5वां रक्तदान शिविर है जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। ये आवश्यकता होने पर एक दूसरे की मदद करते हैं और इसमें जयपुर से भारद्वाज टीम है और अलवर से मोनार्क टीम भाग ले रही है ब्लड इकट्ठा करने के लिए। और रक्तदान करने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करना चाहिए, जिससे क्या एक रक्तदान 3 लोगों का जीवन बचा सकता है। आवश्यकता होने पर रक्तदान अलवर में भी उपलब्ध हो जाता है और जयपुर में भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है।
बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम दीनार में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पूजन के साथ हुआ। वहीं महिलाओं द्वारा कलश एवं ध्वज यात्रा निकाली गई, जिसका ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कार्यक्रम में संतों, सर्व समाज की प्रतिभाओं, पर्यावरण प्रेमियों, समाज सेवियों तथा गौ सेवकों और रक्षकों का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर मुख्य वक्ता प्रेम सिंह राजावत ने समाज को संगठित एवं सशक्त बनाने के लिए समरसता को आवश्यक बताया। उन्होंने समाज परिवर्तन के लिए 5 प्रमुख संकल्प दिलाए। आयोजन समिति के अध्यक्ष महेश गुरु ने सभी का आभार व्यक्त किया। भारत माता की आरती एवं प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। नवरात्रि के उपलक्ष्य में बाबा मोहन राम की 136वीं परिक्रमा का आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद भिवाड़ी और बाबा मोहन राम जागृति मंडल द्वारा यह आयोजन संजीवनी तपोवन में किया गया। परिषद के राष्ट्रीय पर्यावरण सदस्य संजीव अग्रवाल ने नवरात्रि को पर्यावरण से जोड़ते हुए सभी को पौधे लगाने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि सभी नवरात्रि में कलश पर पत्ते रखते हैं, लेकिन ये पत्ते पौधों से ही प्राप्त होते हैं। कार्यक्रम में संजीवनी वट वृक्ष की पूजा की गई, जबकि डॉक्टर मुकेश गोयल द्वारा कपड़े के थैलों का वितरण भी किया गया। परिक्रमा में प्रदीप भेड़ी, शिव कुमार अग्रवाल एवं अन्नपूर्णा भंडार द्वारा प्रसाद वितरण भी हुआ, जबकि बाबा मोहन राम जागृति मंडल के सचिव अर्जुन गुप्ता ने भक्तों का आभार जताया। किशनगढ़ बास के ग्राम देवता में विश्रांति ध्यान योग प्रकल्प के शुभारंभ सहित सर्वधर्म समागम का आयोजन रविवार को हुआ। महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज और अन्य संत महंतों के सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। आचार्य विजय सेवक ने बताया कि कार्यक्रम के तहत हवन एवं ध्वजारोहण, सत्संग, सभा और प्रसाद वितरण किया गया। प्रारंभ में विद्वानों एवं अतिथियों का भव्य स्वागत हुआ। कार्यक्रम में विधायक दीपचंद खैरिया, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, प्रधान बीपी सुमन, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बलराम यादव, कांग्रेस अलवर जिला प्रभारी जसवंत यादव, मेव पंचायत के प्रवक्ता मोहम्मद कासिम मेवाती और मेव पंचायत सदर शेर मोहम्मद आदि मौजूद रहे। हम लोग विश्रांति में हैं। ये अपने आप में प्यारा सा विश्रांति स्थान, विश्रांति आश्रम और बल्कि मैं तो इसे आज कह के जा रहा हूँ, ये विश्रांति धाम है कि जहाँ पर असंख्य असंख्य लोग आएंगे, उनको उनके मन की शांति मिलेगी। जिस शांति के लिए लोग तरसते हैं, तड़फते हैं, मिलती नहीं है। हमारे आदरणीय, हमारे प्यारे परमात्मा के भेजे हुए उनके दूत, अग्रदूत, उनके फरिश्ते आचार्य विजय जी, हमारे विजय जी वास्तव में हृदय इतना गदगद है। ऐसा जुझारू व्यक्तित्व, ऐसा प्यारा कर्मयोगी, परमपिता परमात्मा का दूत, उन्हीं का संदेश लेकर के धरा पर आया हुआ ये नौजवान, नौनिहाल करने वाला सबको, कि जिसने आकर के मैं कहूंगा कि इस धरा के भी भाग जगा दिए हैं। बानसूर के सेठ चंदूलाल धनालाल सीनियर स्कूल में साइकिल वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक देवी सिंह शेखावत रहे, जबकि अध्यक्षता भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शशिकांत बोहरा ने की। इस दौरान मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वहीं इस अवसर पर एसडीएम अनुराग हरित, तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौड़, थानाधिकारी राजेश यादव, एबीओ डॉक्टर धर्मवीर सैनी और भाजपा जिला प्रवक्ता एडवोकेट नरेंद्र चौधरी आदि मौजूद रहे। आवागमन में सुविधा देने के लिए, बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए आज बानसूर उपखंड के सेठ चंटूलाल धनालाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में यहाँ 1127 हमारे कक्षा 9 की बालिकाओं के साइकिल वितरण का प्रोग्राम रखा गया है। इसमें हमारे पूरा यहाँ प्रशासन है, पूरे भारतीय जनता पार्टी के और बानसूर शहर के मौजूद लोग, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की पूरी महिला विंग और समस्त यहाँ के प्रबुद्धजन उपस्थित रहे और समस्त मीडिया कर्मियों ने इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे से कवर किया है। हमारी बच्चियाँ पढ़े लिखे और आगे बढ़े, इनको सुरक्षित वातावरण महसूस हो, इसके लिए पुलिस को और मुस्तैद किया गया है ताकि बच्चियों को किसी भी तरह का अवरोध का सामना नहीं करना पड़े और बिल्कुल खुले मन से वो यहाँ स्कूलों में आ सकें, कॉलेजों में आ सकें। नवरात्र में सरिस्का बफर रेंज की बागिन ST 2302 शनिवार को करणी माता मंदिर तक आ पहुंची। उसके साथ 2 शावक भी थे। मंदिर परिसर में इस वक्त मेला भी चल रहा है और यहां रोजाना हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में सरिस्का टाइगर रिजर्व प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है। बागिन ST 2302 का नाम भी करणी है और वह मंदिर से 100 मीटर दूर बने ऐतिहासिक करणी सागर के आसपास दिखाई दी। अलवर बफर रेंजर शंकर सिंह शेखावत ने बताया कि मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को सावधानी बरतने की जरूरत है। बाघिन का मंदिर के आसपास मूवमेंट बना हुआ है और वन कर्मी लगातार उस पर नजर रख रहे हैं।
राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने युवा कार्यकर्ता विनय दत्त शर्मा का एक कार्यक्रम में सम्मान किया। NIET महाविद्यालय में सर्वोत्तम मार्केटिंग ऑफिसर का सम्मान मिलने पर महासभा के कार्यालय में उन्हें ट्रॉफी प्रदान की गई। यह जानकारी महासभा के प्रमुख महामंत्री मनोज सेवदा ने प्रदान की। उधर जिलाध्यक्ष आशीष भाल ने बताया कि विनय दत्त स्कीम 10 के निवासी हैं। श्रेष्ठ कार्य करने पर इन्हें महाविद्यालय ने सम्मानित किया है। राजस्थान ब्राह्मण महासभा जिला अलवर द्वारा श्री विनय दत्त शर्मा जी को सम्मानित किया गया। इन्हें NIET विश्वविद्यालय द्वारा विशेष कार्य हेतु प्रशंसा पत्र दिया। उस उपलक्ष्य में राजस्थान ब्राह्मण महासभा द्वारा श्री विनय दत्त शर्मा जी को ट्रॉफी और सम्मान पत्र देते हुए और पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला कार्यकारिणी के जिलाध्यक्ष, कार्यकारी जिलाध्यक्ष एवं समस्त कार्यकारिणी के प्रमुख लोग उपस्थित रहे। भाजपा नेता डॉक्टर मोहित जसवंत यादव बहरोड क्षेत्र में रविवार को आयोजित विभिन्न सामाजिक, स्वास्थ्य और खेल कार्यक्रमों में शामिल हुए। मोहलड़िया स्थित करनी क्लिनिक पर उन्होंने वरदान ब्लड सेंटर और इंदू हॉस्पिटल नीमराना के सहयोग से आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। साथ ही लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। इसके बाद हमीदपुर में 3 फेस बोरिंग और 2 आंगनबाड़ी केंद्रों के सौंदर्यीकरण कार्यों का उद्घाटन किया गया। वहीं बहरोड स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खेल मैदान में वे मंथन इंटर स्टेट व्हील चेयर रग्बी कप कार्यक्रम में भी डॉक्टर मोहित मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। नेता प्रतिपक्ष एवं अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली ने अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में BCC क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। ग्राम बीजवाड़ नरूका में यह टूर्नामेंट किया जा रहा है। जूली ने कहा कि ऐसे आयोजन ग्रामीण युवाओं की प्रतिभा को निखारने और उन्हें मंच प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि उम्मीदों और अवसरों का रूप है। महवा खुर्द स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में NSS का 7 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में छात्र छात्राएं सामाजिक सरोकारों से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। शिविर का संचालन प्रधानाचार्य डॉक्टर भगवान साय शर्मा एवं प्रभारी अंजना कौर के निर्देशन में जारी है। इस दौरान श्रमदान, स्वच्छता अभियान, जागरूकता रैलियों सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं भी हो रही हैं। वहीं स्टाफ सदस्य सचिन, ज्योति सैनी, विनोद कुमार मीणा और पिंकी मीणा सहित SDMC सचिव प्रीति मीणा आदि सक्रिय योगदान दे रहे हैं। गतिविधि प्रभारी एवं स्काउट प्रभारी सुरेश कुमार ने आयोजन की जानकारी प्रदान की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महवा खुर्द के अंदर प्रोग्राम अधिकारी NSS श्रीमती अंजना कौर के नेतृत्व में और भाई सुरेश जी के सहयोग से NSS कैंप 14 तारीख से जारी है, जिसके अंदर कक्षा 12 के जो बच्चे उत्तीर्ण अपने परीक्षा दे चुके हैं उनका ये कैंप लगाया जा रहा है। 7 दिवसीय मेजर कैंप होता है। इसके अंदर प्रत्येक दिवस बच्चों से कार्य कराया जाता है और उनको नाश्ता का आयोजन किया जाता है। इस तरह से बच्चों के अंदर जो है राष्ट्र और समाज के प्रति एक भावना जागृत होती है कि किस तरह से अपने दायित्व को निभाया जाए। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम सेमली में रविवार को गणगौर पर्व के उपलक्ष्य में गणगौर माता और ईसर जी की सवारी निकाली गई। सवारी का शुभारंभ तालाब वाले हनुमान मंदिर से हुआ। यहां सुबह से ही गणगौर मेला आरंभ हो गया था। राजपूत समाज के नेतृत्व में निकाली गई यह सवारी राजपूत मोहल्ले से प्रारंभ होकर तालाब स्थित मंदिर पहुंची। मार्ग में जगह जगह ग्रामीणों ने सवारी का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके बाद महिलाओं ने विधि विधान से गणगौर माता और ईसर जी की पूजा अर्चना की एवं जल अर्पित किया। सत्येंद्र सिंह और मानवेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि ग्राम सेमली में यह परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। सवारी तालाब मंदिर से आगे बढ़ते हुए शिव मंदिर के पास भोमिया महाराज के स्थान पर पहुंची, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हमारे यहाँ पे गांव सेमली में गणगौर पर्व मनाया जाता है काफी सालों से। ये यात्रा ठाकुर मोहल्ला से आती हुई तालाब वाले मंदिर पर आती है, फिर भोमिया जी महाराज पर जाके संपन्न हो जाती है। इसी के साथ साथ तालाब मंदिर गाँव के निकट ही है, वहाँ पर मेला लगाया जाता है। और ये हमने एक प्याऊ लगाई है श्री श्याम मित्र मंडल एवं ग्रामवासियों की तरफ से, तो ये बहुत अच्छा लगा हमको। लोगों का काफी आना जाना रहा, प्याऊ पे अच्छी भीड़ रही। जय। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। विपक्षी दलों ने कहा दावों के बावजूद बरकरार है LPG की किल्लत, वहीं घर में घुसकर सिलेंडर पार करने की घटनाएं हुई आरंभ।
ब्रज रस उत्सव में विवादों और आरोपों की खुली खटास। भजन गायक कन्हैया मित्तल से बदसलूकी के बाद अब यजमानों के नाम पर वसूली के लगे आरोप। युवक को बेरहमी से पीट मृत समझकर खेत में फेंका। कहरानी इलाके में उधार की रकम को लेकर सामने आई घटना। और बंदरों के झुंड ने 5 साल के बालक को किया गंभीर घायल। सांखला गांव की है घटना। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।